मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आज की इस कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे पाठ 4 रज्जी के शौक के पुस्तिका कार्य के भाषा बोध के प्रश्न पर, जिसकी पृष्ठ संख्या है 32 और 33 और प्रश्न नंबर है प्रश्न 1 और 2। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न 1 की। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं र के विभिन्न रूपों की, जो कि मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा रूप है र का सामान्य रूप, दूसरा है रेफ और बाकी के 2 रूप हैं पदेन, पदेन 1 और पदेन 2। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं र के सामान्य रूप की। र का सामान्य रूप जो है वो है र का पूर्ण रूप। अब ये पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस र में आ का जो ध्वनि है, आ का जो साउंड है वो मौजूद है। ये स्वर सहित र है, इसमें अ की ध्वनि मौजूद है। ठीक है, इस र का प्रयोग हम मूल रूप से शब्द आदि बनाने के लिए करते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हैं, जैसे रजत, रहीम, राम, दरवाज़ा, सुरेश और अन्य बहुत सारे शब्द हैं जिसे आप र के सामान्य रूप का प्रयोग करते हुए बनाते होंगे। ठीक है, तो ये हो गया र का सामान्य रूप। अब बात करते हैं र के दूसरे रूप की, जो कि है रेफ। रेफ जो है वो अंग्रेजी अक्षर सी की तरह दिखता है और ये सी का उल्टा रूप दिखता है, जैसे आपने सी को उल्टा लिखा हो। यह अक्षरों के ऊपर लगता है और यह स्वर रहित होता है। इससे पहले हमने देखा कि र का जो सामान्य रूप था वो स्वर सहित था, उसमें स्वर मौजूद था, अ की ध्वनि मौजूद थी। लेकिन रेफ में स्वर जो होता है, अ की जो ध्वनि है वो मौजूद नहीं है, इसीलिए इसे आप आधा र भी कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम इसे समझते हैं, जैसे शब्द है कारय। तो कारय में आप देख रहे हैं कि क है, र के नीचे हलंत है और उसके बाद य है। ठीक है, र के नीचे हलंत का अर्थ है कि यहाँ पे जो ये र है, इसकी जो ध्वनि है वो आधी है, इसमें अ का जो स्वर है वो मौजूद नहीं है, तो इसे हम कारय पढ़ते हैं। और भाषा के नियम के अनुसार जब वर्णों के बीच में इस प्रकार का ये जो रेफ है या फिर इस तरह का आधा र जब आता है, तो जो रेफ है वो अपने से आगे वाले शब्द पर लग जाता है या चला जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अगला उदाहरण लेते हैं धर्म। तो ध र म, तो यहाँ पर हमें र का जो आधा साउंड है, जो र की आधी ध्वनि है, वो ध और म के बीच में सुनाई देती है। और नियम के अनुसार ये जो आधा र है ये अपने से आगे वाले शब्द पर लग जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर धर्म शब्द पर म में रेफ की मात्रा रेफ लग जाता है और कार्य में य पे रेफ लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पदेन रूप की। तो पदेन रूप यानी पदेन का जो पहला रूप है वो कुछ एक स्लैंटेड लाइन की तरह, एक तिरछी रेखा की तरह दिखता है। ये अक्षर के नीचे यानी खड़ी पाई वाले शब्दों के नीचे, अब ये खड़ी पाई वाले शब्द क्या है बच्चे? स्टैंडिंग लाइन जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, स्टैंडिंग लाइन के नीचे कुछ तिरछे रूप में लगता है। जैसे कि हम यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रश्न, तो यहाँ पर प्रश्न में प में ये खड़ी पाई है, यहाँ पर हमारा पदेन लगता है। ऐसे ही क्रम है, ये हमारी स्टैंडिंग लाइन है, खड़ी पाई है और इसके नीचे तिरछे रूप में हमारा पदेन लगता है। ऐसे ही चक्र के साथ और ऐसे ही अन्य शब्दों के साथ हम पदेन के इस रूप का प्रयोग करते हैं। यह जो रूप है र का, यह सिर्फ व्यंजनों के साथ लगता है। इसमें र का रूप जो होता है वो पूरा होता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि रेफ में र का जो रूप था वो आधा था, जबकि यहाँ पदेन के पहले रूप में जो कि है वो र का जो रूप है वो पूरा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पदेन के दूसरे रूप की, जो कि हमें अंग्रेजी अक्षर वी का कुछ उल्टा रूप दिखता है, जैसे हमने वी को उल्टा लिखा हो। ठीक है, यह अक्षरों के नीचे लगता है। और कौन से अक्षरों के नीचे? ये व्यंजनों के नीचे, ऐसे व्यंजनों के नीचे जो गोलाकार है, जैसे ट, ये गोलाकार व्यंजन है ट,
आप इसे देखेंगे गोलाकार है। ऐसे ही ड्र, ये भी गोलाकार है। ऐसे ही ट्र और ऐसे ही अन्य व्यंजन जो गोलाकार हैं उनके नीचे ये अक्षर या ये पद, र का जो पदेन रूप है ये इस प्रकार लगता है। हमारे पास कुछ शब्द मौजूद है जैसा कि हम देख रहे हैं, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र आदि। अगर हम इसको एक आसान तरीके से समझना चाहें तो हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपको इस र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। र आधा तो सिर चढ़ा, र पूरा तो पैर पड़ा। अब यहाँ पर र आधा तो सिर चढ़ा का अर्थ है कि जब र आधा होता है यानी जब वो रेफ होता है तो वो अक्षर के, वो वर्ण के ऊपर लगता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं हर्ष, पर्व, ठीक है। और ऐसे ही जब र जो है वो पूरा होता है तो वो अक्षर के पैरों में, अब आप कहेंगे अक्षर के पैर भी होते हैं बच्चे, अक्षर के पैर कहने का मतलब है कि अक्षर के नीचे लगता है, ठीक है। तो पदेन जो है वो अक्षर के नीचे या पैरों में या पद में लगता है, जैसे हम देख रहे हैं ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं है या है में अंतर, जो कि आपकी पृष्ठ संख्या 33 पर प्रश्न नंबर 2 है भाषा बोध का। अब बच्चे आप कहेंगे कि ये है और है में क्या अंतर है, तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो है बिना बिंदु के, बिना अनुस्वार के, ये एक वचन के शब्दों के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ इस उदाहरण में देख रहे हैं, यह फूल है, वह मेरा घर है। यहाँ पर फूल जो है वो हमें बताता है कि यह जो फूल है वो संख्या में एक वचन है, तो यानी इसके साथ हम इसी है का प्रयोग करेंगे जो एक वचन का है बिना बिंदु के, ठीक है। ऐसे ही वह मेरा घर है, इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम इसी है का प्रयोग करेंगे जो बिना बिंदु के आता है, ठीक है। अब आता है हैं, पहला था है और दूसरा है हैं। तो इस है में जिसमें बिंदु या अनुस्वार लगा होता है उसे हम कहते हैं यह बहुवचन का है जो बहुवचन यानी एक से ज़्यादा वाले शब्दों के साथ लगता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि पेड़ पर बंदर बैठे हैं, पेड़ पर बंदर बैठे हैं, तो यहाँ पर बंदर जो है एक वचन है, पेड़ भी एक वचन है, लेकिन क्रिया से हमें पता चलता है कि यहाँ पर बंदर जो हैं वो एक से अधिक हैं, बहुवचन में हैं, इसीलिए यहाँ पर है जो है वो बहुवचन वाला है आएगा, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों ये जो है जो बहुवचन वाला है ये आदर स्वरूप भी हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी इस है का प्रयोग हम उन स्थानों पे भी करते हैं जहाँ पर हम अपने से बड़ों को संबोधित करते हैं या किसी को सम्मान देने के लिए, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर दादाजी जो हैं वो है तो एक वचन है ना, दादाजी की संख्या जो है वो तो एक ही है, लेकिन चूंकि दादाजी हमसे आयु में, उम्र में बड़े हैं और हमसे हमारे अग्रज हैं, तो उन्हें सम्मान देने के लिए हम यहाँ पर है के बजाय हैं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो है वो एक वचन का है और दूसरा है जो है वो बहुवचन का है जिसका प्रयोग हम बहुवचन शब्दों के साथ साथ अपने से बड़ों को या अपने से आदरणीय लोगों के लिए सम्मान पूर्वक भी करते हैं। एक अंतिम उदाहरण लेते हैं जो लगभग एक जैसा है लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव है। जैसे कि एक ये उदाहरण है मेरे पास, आप देख रहे होंगे, मेरे पास एक किताब है। अब किताब कितनी है? एक, यानी किताब एक वचन है, इसकी संख्या एक है, तो इसके साथ आएगा है बिना बिंदु के हैं जो कि एक वचन का है, ठीक है। मेरे पास 2 किताबें हैं। अब यहाँ पर किताबों की संख्या कितनी हो गई? 2, तो यहाँ पर है आएगा जिसमें बिंदु लगी होगी, ठीक है। तो ये एक जैसे दिखने वाले उदाहरण जिसमें हमने 2 अलग अलग है का प्रयोग किया से हम समझते हैं कि इस है में और इस है में बहुत अंतर है,
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके गृह कार्य की।